मैंने क्या पढ़ा था? वेरिएशन जी। क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके ऊपर? नहीं नहीं, ग्रेविटेशन नहीं कर। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए कह रहा है, ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन जी इफ हाइट इक्वल्स में 64 किलोमीटर। तो भैया इसका एक बहुत लंबा तरीका है, खैर उस तरीके से कहीं मत करना, ठीक है। सोल्यूशन में सीधा आना, परसेंटेज चेंज इन जी होगा आपका 2h अपॉन में आर इंटू में 100। हाइट पे जा रहे हो तब, डेप्थ पे आते तो डी अपॉन में आर इंटू 100 होता। तो ये 6400 आर गुणे में क्या होगा, अगर इसको आप आर की वैल्यू होती है 6400, ये देखोगे तो ये क्या होगा, 100 बार गया, ये 50 बार गया, और ये कितनी बार गया, कितनी बार गया, 2 बार गया। तो यानी कितना परसेंट का चेंज आया, 2%। ठीक है, 2% का चेंज आएगा अगर आप 64 किलोमीटर जमीन से ऊपर जाते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है इफ जी एट एच इक्वल्स टू में 90% ऑफ 90% ऑफ जी, मतलब हाइट पे जी कितनी बची है, 90%। तो फाइंड एच आपको एच निकालना है। तब ये जब ये इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि आपको हाइट पर जी की वैल्यू दे रखी है, 90% है केवल जी, इसको कैसे लिखोगे, जी एच इक्वल्स टू में 90 अपॉन में 100 इंटू में जी, यानी जी एच की वैल्यू क्या है, 90 अपॉन में 100 इंटू में जी। अच्छा आपको अगर मैं सोल्यूशन दिखाऊं तो इसमें जी एच अभी आपने पढ़ा था, आर अपॉन में क्या था, आर अपॉन में आर प्लस एच का, यही था ना, होल स्क्वायर इंटू में सरफेस था, यही था। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको यही यूज करना है। अगर मैं बात करूं एच पे, बस, तो जी एच की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन में आर प्लस एच, आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी से जी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। स्क्वायर को धन लाओ तो क्या होगा, आर अपॉन में आर प्लस एच इक्वल्स टू में 90 अपॉन में 100, यही हो गया। और आपको निकालना है एच, क्या निकालना है, एच। एक काम करते हैं यार, चलो ठीक है, इसको ना 90% की आप 64% कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तब कैलकुलेशन आसान रहेगी। 64% हम ठीक बचा है, मतलब ठीक है। इसको लिखोगे 64 जी, और ये हो जाएगा आपका 64, और ये हो जाएगा आपका 64। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 8/10, क्या आएगा, तो आर प्लस एच इक्वल्स टू में 8/10 आ गया। आपको एच निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, उल्टा कर दो तो ये क्या होगा, आर प्लस एच अपॉन में आर इक्वल्स में क्या, 10/8। ये हो जाएगा आपका 5/4। ये आर प्लस एच क्या हो जाएगा आपका, 5/4 इंटू में क्या हुआ, आर। ठीक है, तो एच क्या होगा आपका, 5/4 आर माइनस आर। ठीक है भैया, आर अब इसे आगे सॉल्व करना है आपको, तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसे, एच इक्वल्स टू में आर कॉमन ले लीजिए, 5/4 - 1। इसको सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू 6400 रखोगे तो आपको हाइट पता लग जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, इफ जी एट डी इक्वल्स टू में 30% ऑफ जी, फाइंड फाइंड डी, डेप्थ निकाली हुई है। चलो कॉपी में करो एक मिनट। जीडी कितना भैया, 30% जी, 1 - डी अपॉन में आर, और आपको पता सरफेस पे जी की वैल्यू जी ही लेते हैं, जी से जी कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका 3/10, और ये हो जाएगा 1 - डी अपॉन में आर। ठीक है, इसका पल्ली साइड में जाओ, उसको उर्ली साइड में जाओ, तो ये आएगा आपका डी अपॉन में आर, ये दोहरा के प्लस हो जाएगा, और ये 1 - 3/10, ये आएगा 7/10, क्या आएगा। तो डी इक्वल्स टू में 7/10 गुणे में 6400, रेडियस पर जाकर मल्टीप्लाई होगी ना आर,
तो भैया डी इक्वल्स टू में 7/10 गुणे में 6400, ये कर दो, इसे कैंसिल तो आएगा 0, 28 और ये 42, 42, 44, यह है 4480 किलोमीटर नीचे आने पर आपका जी जो है वो 30% कम हो जाएगा। ठीक है, आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस पे आएंगे। ठीक है, फिर आते भैया ठीक है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम ई से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए ये आपका प्लैनेट है, ठीक है, इससे कुछ पॉइंट है ए बी सी अरे डी, यहां पर एक मास एम रखा हुआ है, सेम मास यहां पर रखा हुआ है, सेम मास यहां पर रखा हुआ है, सेम यहां से यहां पर रखा है। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा। बताओ सबसे अधिक खिंचाव कहां पर होगा? ए वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट पर या डी वाले पॉइंट पर? ए पर ज्यादा होगा। ठीक है भैया, तो इसका मतलब इंटेंसिटी आप देखोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ए1 है, इसका एक्सेलरेशन ए2 है, इसका एक्सेलरेशन ए3 है, इसका एक्सेलरेशन ए4 है। सो एक्सेलरेशन ए1 क्या होगा? ए2 से ज्यादा होगा, ए2 ए3 से ज्यादा होगा, ए3 ए4 से ज्यादा होगा। सो इंटेंसिटी पहले ए इसकी इस पॉइंट पर ए पर क्या होगी? ज्यादा होगी। इंटेंसिटी बी पॉइंट पर थोड़ी कम होगी, इंटेंसिटी सी पॉइंट पर और कम होगी, इंटेंसिटी डी पॉइंट पर क्या होगी? और कम होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वहां पर अर्थ की या प्लैनेट की इंटेंसिटी क्या होगी? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जहां पर एक्सेलरेशन कम होगा तो इंटेंसिटी डायरेक्टली टू क्या हो गया? एक्सेलरेशन। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? और अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है आप सबको पता है, उसे लिखा है, इसे ए रहने दीजिए। तो E इज इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हम E इक्वल्स टू में क्या ले देंगे? ए की वैल्यू क्या होगी? जी एम अपॉन में दूरी कितनी है भैया? मान लीजिए आर है, आर एक वेरिएबल टर्म है, आर कुछ भी हो सकता है, आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? ऐसा यूनिट क्या होगी? वही जो एक्सेलरेशन की होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन के बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी वहां पर आती है जहां पर हम किसी भी चीज को हम वर्क करें, लेकिन वो वर्क किसी के अगेंस्ट में हो रहा हो। जैसे मैं पत्थर को उठाता हूँ तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में रखता हूँ, स्प्रिंग को खींचता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में खींचता हूँ, है ना? या कहीं पर भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई भी वर्क करोगे तो वहां पर एक एनर्जी आती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी वर्क होगा वही क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। या वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेम ही है। ठीक है, तो ये मास एम है, यहां पर एक मास स्मॉल एम था। अच्छा ये दूरी कितनी है इनके बीच में? एक्स है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा? एफ इक्वल्स में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। मुझे यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा और वो अप्लाइड फोर्स क्या होगा? इतना ही फोर्स के बराबर होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होना चाहिए? अपोजिट। ठीक है, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है। ये ये प्लैनेट जो है इस मास को जो खींच रहा है वो इतने फोर्स से खींच रहा है। अगर मुझे इस मास के इस फोर्स के अगेंस्ट में, ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? अगर इस फोर्स के अगेंस्ट में मैं फोर्स लगा के वर्क करूं और कहां ले जाऊं इसको? इन्फिनिटी पे ले आऊं, तो भैया मेरे द्वारा किया गया वर्क क्या होगा? यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। चलो हम वर्क करते हैं। वर्क मुझे पता है। अच्छा फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है? ये क्या है? ये फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है? वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू बदलेगी तो फोर्स बदलेगा। फोर्स वेरिएबल है क्या ये? तो ये भी क्या होगा? और वेरिएबल फोर्स के थ्रू किया गया वर्णन क्या होता है? इंस्टेंट पे निकालते हैं। वेरिएबल फोर्स, जब कोई चीज वेरिएबल हो तो आप इंस्टेंट लेते हो। तो एट एनी इंस्टेंट इसी भी इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। तो इंस्टेंट पर जो वर्क होगा वो क्या होगा?
याद है आपको? डी डब्ल्यू क्या होगा? डी डब्ल्यू फोर्स आपको पता ही यहां पर कितना है इंस्टेंट का, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इस वक्त जिस इंस्टेंट का। और डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंट पर क्या होता है? डी एक्स क्या होता है? तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में एफ इंटू में डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में एफ, एफ की वैल्यू क्या? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हुआ? डी एक्स है। ठीक है, ये इंस्टेंट का वर्क है। आपको टोटल वर्क निकालना कहां से? यहां से ले चलो, आर से। और कहां ले आना आपको? इन्फिनिटी। टोटल वर्क आर टू इन्फिनिटी। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या और डब्ल्यू आएगा। यहां से इंटीग्रेट करोगे तो टर्म बाहर आएगी क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। और ये क्या होगा भैया? डीएक्स अपॉन में एक्स को, अच्छा यार अभी तो इंटीग्रेशन, डीएक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। कहां से ले आ रहे हो? आर से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये जाएगा वर्क इक्वल्स टू में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। ये ऊपर गया तो एक्स की पावर क्या होगा? अरे यार, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, आर से लेके इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करो और बताओ, इसका आंसर आएगा आपके पास जी कैपिटल एम। सॉल्व करो सारे अपनी कॉपी में। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। ये वर्क आया। और यही वर्क किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल जी के बराबर आएगा। पोटेंशियल। जल्दी करो भैया अपनी कॉपी में, पूरा सॉल्व। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन। और आर से लेके आपको कहां ले आना? इन्फिनिटी पर। तो भैया ये माइनस टू प्लस वन क्या होगा? माइनस वन, माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल हो गया। वर्क इक्वल्स में आपका आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर आएगा। ये भैया वर्क किया, यही क्या होगा? पोटेंशियल जी। पोटेंशियल जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? अच्छा एक बात और ध्यान में रखना कि अगर मैं आर की वैल्यू को इन्फिनिटी ले आता हूं, आर की वैल्यू क्या कर देता हूं, तो नोट में ध्यान रखना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? देखिए, जितना अर्थ के पास में रहेगा उतनी नेगेटिव रहेगी, जितना नेगेटिव रहेगी उतनी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अर्थ से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना कम नेगेटिव, उतना बढ़ती जाएगी। और इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। और जब अर्थ की इसकी वैल्यू वैल्यू जीरो हो जाएगी तो भैया क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगी। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया? इन्फिनिटी और जीरो होती है। क्या होती है? लेकिन कहां पे होती है? एट इन्फिनिटी पे होती है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? कह रहा भैया मास एम है, एम है, 4m है, दूरी एल, एल है, इस सिस्टम की कुल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। क्या निकालिए? कुछ नहीं करना भैया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? माइनस जी फोर एम स्क्वायर अपॉन में दूरी कितनी है? एल। पीछे क्या फॉर्मूला था? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन में आर, है ना? यही था ना? तो भैया देखिए, एम वन ये रहा, एम टू ये रहा, एक फोर एम है, एक एम है, तो क्या फोर एम स्क्वायर हो जाएगा। और दूरी क्या है दोनों के बीच में? एल। अच्छा, इन दोनों के बीच की क्या होगी? वो भी कि जी फोर एम स्क्वायर अपॉन में एल। और इनके बीच में क्या होगा? माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में एल। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा माइनस नाइन जी एम स्क्वायर अपॉन में एल। ये आंसर आएगा। ठीक है, एक ऐसी है, इसकी कुल एनर्जी बताओ क्या होगा? एम, एम, फोर एम, थ्री एम, साइड डी है, निकाला भैया, बताइए कुल एनर्जी कितनी होगी इसकी? देखिए, एक तो इन दोनों के बीच की एनर्जी, देखिए एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड कर दो। इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? जी माइनस लगा देना क्योंकि नेगेटिव होती है एनर्जी वाली, थ्री एम स्क्वायर डी। इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? माइनस जी, चार और तीन का 12 एम स्क्वायर अपॉन में डी। इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? माइनस जी फोर एम स्क्वायर अपॉन में डी। इन दोनों के बीच की एनर्जी माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में डी।
देखिए ये साइड क्या होगी, √2d क्या होगी, स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, तो ये हो जाएगा आपका -g3m² में √2d। ऐसे इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी, -g4m² में √2d। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल। अच्छा, इसमें कई बार ये आता है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी टू फ्री दी, मतलब इसे तोड़ देना पूरा, तोड़ देना मतलब कि खत्म कर देना, इस सारी एनर्जी को जीरो कर देना है, क्या कर देना है। तो भैया एक बात ध्यान रखना, अगर आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है सिस्टम को, ब्रेक, तो इसकी कुल एनर्जी क्या कर दो, सिस्टम की जीरो कर दो, क्या कर दो। तो ये इसकी कुल एनर्जी कितनी है भाई, इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, और अगर इसकी एनर्जी जीरो करनी तो क्या करोगे, इतनी प्लस कर दो, क्या कर दो। तो अगर इसकी कुल एनर्जी इतनी है और अगर आपको ब्रेक करना है, तो जो आपकी सप्लाइड एनर्जी होगी वही क्या होगी, 9 पॉजिटिव में Gm²/में L। तो इसकी कुल एनर्जी इतनी थी, आपने इतनी सप्लाई कर दी, कुल एनर्जी क्या होगी, जीरो, सिस्टम क्या हुआ, ब्रेक हो गया। इसकी कुल एनर्जी कितनी है, ये रही, और आप चाहते हैं भैया इस सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाए, यानी इसकी एनर्जी क्या कर दिया, जीरो। तो भैया कितनी एनर्जी है इसकी, जो भी जोड़ के आएगा वैसे आंसर आएगा। U=में 3 12 15 15, और ये हो जाएगा 15 19 19 20 20 3 23 23 और 4, अरे यार ये तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, जो भी आएगा आप देख लेना, ठीक है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आएगी उतनी क्या करनी है आपको, पॉजिटिव में सप्लाई करोगे, कुल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है भैया, ये हो गया, ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। फिर आता है भैया एस के वेलोसिटी, क्या आता है, एस के वेलोसिटी। ये भी करीबन, ये तो 98% आने की इसकी भी संभावना है, ये भी काफी मोटा। एस के वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी अर्थ की सरफेस से किसी भी चीज को कहां फेंक दो, इन्फिनिटी की, ठीक है, इन्फिनिटी, जहां पे एनर्जी जीरो हो जाए किसी की। जब सरफेस पे था तो आपने इसकी वेलोसिटी कितनी दी थी, वी। जिस चीज को फेंक रहे उसका मास क्या है, एम। अर्थ का खुद का मास क्या है, कैपिटल एम। दूरी क्या है, सेंटर की, आर। तो ए पॉइंट की एनर्जी और बी, बी कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर कुल एनर्जी क्या होती है, बी पॉइंट इन्फिनिटी पर है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पर क्या होगी, ए पर क्या होगी, काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल ए, और बी पे क्या होगी, काइनेटिक बी पोटेंशियल बी। काइनेटिक क्या होगी, तो भैया जिस बॉडी को फेंक रहे हैं उसका मास एम है, वेलोसिटी वी है, तो क्या होगा, हाफ एम वी²। पोटेंशियल ए की क्या होगी, तो भैया आपको पता है इन दोनों के बीच की पोटेंशियल क्या होगी, -G कैपिटल एम स्मॉल एम। दूरी कितनी है, आर, स्क्वायर में आएगा आर। इन्फिनिटी पर फेंकने पर भैया आपको बता दूं, इन्फिनिटी की काइनेटिक क्या होती है, जीरो, और पोटेंशियल भी क्या होती है भैया, मैक्सिमम जीरो। ठीक है, दोनों जीरो होती है। तो ये यहाँ पे 0 + 0 बराबर में क्या है, जीरो। तो अगर आप इसको देखते हो, ½ mVe², इसको धन लिया तो क्या होगा, जीरो की तरफ, G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में R², है ना, आर आर, एम से एम क्या होगा, कैंसिल, दो पल्ली साइड में ले आओ, तो VE² इक्वल्स में 2Gm/r। तो VE की वैल्यू क्या होगी, √2Gm/r। अच्छा आपको बता दूं, Gm किसके बराबर होता है, GR² की किसके बराबर होता है, स्मॉल जी क्या होता है, Gm अपॉन में कैपिटल आर। तो Gm क्या होगा, तो ये भी, और एस के वेलोसिटी की वैल्यू है, और ये भी एस के वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2Gr² अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल हो गया, √2, ये होगी आपकी एस के वेलोसिटी। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला बताओ, क्या टॉपिक था, अगला टॉपिक क्या था, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए, पहला लॉ कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहला लॉ कहता है भैया कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सूरज के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, कैसे क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, क्या होते हैं, किसी एक F1 और F2। कह रहा है कि जो सूरज होता है ना, किसी एक फोकस पे लाई करता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। हर प्लैनेट किसमें घूमता है, इलिप्टिकल पाथ में। ये रहा प्लैनेट, ये रहा,
सन अगर यहां पर होगा तो F2, सन अगर F1 पे होगा तो F2 पे नहीं होगा, और F2 पे होगा तो F1 पे नहीं होगा। ठीक है भैया, तो यही है आपका एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। कह रहा है प्रत्येक जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। ठीक है भैया, और वियर सन लाई वन ऑफ दी फोकाई, किसी एक फोकस पे लाई करता है, या F1 या F2, खत्म हो गया बात। दूसरा लॉ है, ये लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या था भैया, इस लॉ को मैं तीन चार तरीके से बोल सकता हूं, आप किसी भी तरीके से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पहली स्टेटमेंट है इसकी, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट। किसी भी प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है ना सन के चारों ओर, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड दी, ये भी क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज कह रही है, पर अलग अलग टर्म यूज किया गया इसके लिए। यहाँ पर एरियल वेलोसिटी यूज किया गया, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम यूज किया गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये सन है, सन किसी एक इलिप्स के एक फोकस पे लाई कर रहा है, मैंने मान लिया यहाँ पे लाई कर रहा है, तो जैसे पास वाला एंड है, ये प्लैनेट आपका प्लैनेट है, मान लीजिए T1 टाइम पर यहाँ पे था, T2 टाइम पर यहाँ पे आ गया, तो उसने कितना एरिया किया, ये एरिया किया A1, ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया की बात कर रहा हूं, जो सेक्टर है ये यहां से यहां तक का सेक्टर है आपका, ये इसे सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं, इसका एरिया क्या A1 है। ऐसी प्लेनेट दूर चला गया, यहां पे लंबाई क्या थी, कम थी, लेकिन चौड़ाई क्या है यहाँ पे, ये लोग कहता है कि अब दूर चला गया, प्लॉट की लंबाई अगर ज्यादा जाती है तो प्लॉट की चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये क्या आता है कि T1 टाइम यहां पर है, T2 टाइम यहां पर है, तो यहां का भी एरिया क्या होगा, इफ, ये देखिए T1 माइनस T2 बराबर में T2 माइनस T1, यानी यहां का टाइम इंटरवल जो है वो T2 डैश माइनस T1 डैश के बराबर आ रहा है। तो ध्यान रखना, देन A1 बराबर में क्या होगा, A2 होगा। मतलब कि जितना टाइम इंटरवल प्लेनेट को यहां से यहां तक आने में लगा है, कितना लगा है, T2 माइनस T1, और जितना टाइम इंटरवल यहां पे लगा है T2 डैश माइनस T1 डैश, अगर दोनों सेम है टाइम इंटरवल, तो भैया ये जो एरिया है A2 और ये जो A1 है वो क्या होगा, सेम होगा। बस यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। फिर ये हो गया। अब अगर मैं देख लूं ये दोनों सेम ही है, ठीक है, एरिया देखिए सेम टाइम में सेम एरिया, तो इसे कहते हैं एरिया कवर करने की वेलोसिटी को एरियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहां पर सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पे एरियल वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये प्लैनेट के केस में जब प्लैनेट घूमता है तो कोई बाहर से कोई चीज आती है जो प्लैनेट को धक्का देती है, क्या ऐसा कुछ होता है, नहीं, प्लैनेट लगातार घूमता रहता है और उसके ऊपर कोई बाहर से कोई अपना इंफ्लुएंस नहीं दिखाता, यानी एक्सटर्नल टॉर्क। देखिए रोटेशन मोशन में जो स्पीड में बदलाव कर सकता है वो टॉर्क होता है, और मोशन में जो स्पीड में बदलाव करता है वो फोर्स होता है। तो अगर मैं रोटेशन मोशन में कोई कोई बाहर से एजेंसी नहीं लगा रहा तो समझ लो टॉर्क क्या होगा, जीरो। ठीक है, इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मोशन टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, टॉर्क का भी मैंने बताया था, कल बताया था, डीएल अपॉन में dt बताया था, ये भी क्या होगा, जीरो।
यानी एल क्या होगा, कांस्टेंट। और एल क्या होता है, एम पी इंटू में आर होता है ना, एंगुलर मोमेंटम है जो कि पी इंटू में आर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। पी क्या होता है, एम वी आर कांस्टेंट। अगर मैं मास को धर लिया हूं तो क्या हो, वी आर कांस्टेंट अपॉन में मास, कांस्टेंट और मास भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये क्या हुआ, नया कांस्टेंट आ गया। तो आर वी क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया, आर आ गया। तो हम देख रहे हैं वी इज इनवर्सली इनवर्सली इक्वल टू क्या आ रहा है, आर आ रहा है। मतलब समझे, कहने का क्या मतलब है कि जब प्लैनेट, ये देखो ये इसकी रेडियस ज्यादा है या इसकी रेडियस ज्यादा, आर वन ज्यादा है आर टू ज्यादा है, obvious सी बात है आर टू ज्यादा, तो उसकी वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगी, जब आर ज्यादा होगा। जब आर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने देखा प्लैनेट जब दूर चले आता है तो कम आर कवर करता है। जब प्लैनेट दूर चला गया था तो इसके आर की वैल्यू क्या थी, कम थी, यानी प्लैनेट की वेलोसिटी यहां पे कम हो गई थी। जब आर की वैल्यू कम थी तो यहां पे आर्क की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, क्योंकि यहां पर रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी है, मान लीजिए v1 है, v2 है, और यहां पे वेलोसिटी क्या है भैया, v1 है, तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे r ज्यादा है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे r कम है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो v1 इज ग्रेटर देन v2। ये भैया, ये कैप्लस का सेकंड लॉ है, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों तरीके से आपको, ए प्लैनेट कहीं पर भी हो, वो एक सेकंड में जितना एरिया कवर करेगा ना, वो कहीं पर भी होगा एक सेकंड में करेगा, चाहे पास हो चाहे दूर हो। बस डिफरेंस क्या रहेगा, पास के केस में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, रेडियस कम रहेगी। दूर के केस में कम डिस्टेंस कवर करेगा लेकिन रेडियस क्या है, प्लॉट के पास में प्लॉट की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, चौड़ाई क्या होगी, सही, चौड़ाई ज्यादा होगी, प्लॉट की लंबाई क्या होगी, कम होगी। और दूर के केस में प्लॉट की लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ कैपलर। कैपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है भैया, ये आसान है थोड़ा सा। कहता है कि जो प्लैनेट घूमता है, मान लीजिए घूमा, ठीक है, और घूम करके वापसी आ गया, रेडियस क्या आर है, ठीक है, इसका मास स्मॉल है, इसका मास क्या कैपिटल है। तो कहता है कि जो टाइम ले रहा है घूमने में, उसका स्क्वायर जो होता है वो रेडियस के क्यूब के क्या होता है, नहीं नहीं, आर स्क्वायर इज डायरेक्टली टू, नहीं टी स्क्वायर था ना, डायरेक्टली टू आर क्यू था, ठीक है, आर क्यू था। और यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स में क्या था, के टाइम्स ऑफ आर क्यू था, वेयर के क्या होंगे, तो क्या होगा आपका कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट बदलता रहता है, कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ केपलर, कि टाइम टेकन बाय द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली इक्वल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, क्यूब ऑफ द ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन ये पूछा ज्यादा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो आपको अगली क्लास में करने को मिलेगा। और प्रिंसिपल ऑफ वो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, 4 बजे यही करूंगा मैं, ठीक है, कल क्लास में। हाँ कल ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।